नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पे। अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर में व्यवसायी से बाइकर्स गैंग ने 5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। और काटी थाना क्षेत्र के रेपुड़ा गांव के बगीचे में एक युवती की शव पेड़ के नीचे लटका मिला। गांव में मची हड़कंप। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा ढाब में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी। अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान स्थानीय 35 वर्षीय धर्मेंद्र सहनी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही आनंद फानन में अय्यापुर थाना प्रभारी रोहन कुमार दलबल के साथ पहुंचे। मृतक धर्मेंद्र सहनी का शव उसके घर के कुछ दूरी पर एक गाछी में पड़ा हुआ मिला। उसके शव के पास से खून लगा हुआ चाकू भी पड़ा था, जिसे अय्यापुर थाना की पुलिस ने जब्त किया। घटनास्थल पर पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम ने मृतक के घर से लेकर पूरे इलाके में जांच की। मिली जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र सहनी गांव के ही शत्रुघ्न सहनी के साथ मिलकर ताड़ी का धंधा करता था और कल रात को गांव में ही एक जगह भोज खाने के लिए गया हुआ था। पुलिस ने पूछताछ के लिए शत्रुघ्न सहनी को भी हिरासत में लिया है। मृतक धर्मेंद्र सहनी की पुत्री कोमल कुमारी ने बताया कि कल पापा बोले थे कि रवि सहनी के बाइक में तेल भरा देते हैं और उसी को चढ़ते हैं। 4:30 बजे के बाद मैंने उनको नहीं देखा। वहीं मृतक की भाभी जगतारण देवी ने बताया कि हम लोगों को सुबह में सूचना मिली थी कि बगल की गाछी में धर्मेंद्र का गला रेत कर मार दिया गया। जब लोग पहुंचे तो देखे कि गर्दन और हाथ कटा हुआ है। उसी के बगल में चाकू भी रखा हुआ था। पूरी घटना पर अय्यापुर पुलिस ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी की जाएगी। उसको पीले था, उसको मर्डर करके फेंक दिया है। कब? अब कखनी मारा से हम नहीं देखे। बॉडी कब देखा? हम सुबह 7 बजे देखे हैं। पासी गेल था ना पेड़ लगाने, तो खनिए हम पता चला है तो उसको ससुराल में फोन किए हैं। तब बोला है उसको कन्या की से न यहाँ नहीं आयल है। तब हम पता लगा है तो वो पासी कहा है, सब लोग देखने आया है ना, तब कहा है हाँ धर्मेंद्र है। तो हम लोग रोते कानने आए हैं। कहाँ पे घर है? घर है शेखपुर में, बाकी ससुराल में रहता था। आज कब आया था? कल ही से है। कल ही से था। कल ही घर आया था? हाँ, यही मैंने महीना दिन से रहता था सबके जोरे साथ है। क्या मतलब? हाँ, एथी में ये में चाकू था, हाथ में कटले था, फिर नस काट देले था। कल पापा तो घर पे थे और फिर एक ठो रवि सहनी है ना, उमेश सहनी के बेटा, मतलब कि महेश सहनी के बेटा वो है ना रवि सहनी, उसी के साथ रहते हैं। वो है ना एक ठो बाइक दिए थे मेरे पापा को चलाने के लिए। मेरे पापा बोले थे से 200 का तेल भरा देते हैं तो हम उसी पे चढ़ते हैं। उसके बाद है ना पापा घर से गए, उसके बाद नहीं आए थे। उनको सूचना मिला हुआ था कि सर घटना हुआ है यहाँ पर ढाब में। 5 मिनट के अंदर मैं थाना से आ गए थे, देखिए कैसे से घटना हुआ है। उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुआ है। जांच पड़ताल चल रहा है, आगे कार्रवाई हो रहा है। अभी हत्या कैसे की गई है? हत्या तो बहुत उससे हुआ है। गला रेत के है? हाँ, छुरा से गला, छुरा भी पकड़ा गया है, छुरा भी है वहीं रख दिया है। डॉग स्क्वाड भी है? हाँ, डॉग स्क्वाड भी आया है। जांच चल रहा है, अब आगे कार्रवाई हो रहा है। मृतक का नाम क्या हुआ? अभी तो हमको मालूम नहीं है। धर्मेंद्र कुमार। हाँ। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर में बैंक से पैसे निकालकर जा रहे एक व्यक्ति से बाइकर्स गैंग ने 5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। आए दिन लूट, हत्या, छिनताई जैसी घटनाएं होती रहती है। सोमवार की सुबह भी अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। दूसरी ओर कांटी थाना क्षेत्र में कई दिन पहले लापता हुई लड़की का शव आज थाना क्षेत्र के रेपुड़ा में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
दोनों मामला ठंडा हुआ नहीं कि सोमवार की दोपहर काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर सेंट्रल बैंक से स्थानीय ग्रिल व्यवसायी रोजे आलम पैसे निकालकर आ रहे थे। पहले से धाक जमाए 2 की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने पैसे छीने और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने सेंट्रल बैंक और आसपास के इलाके का सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पीड़ित ग्रिल दुकानदार रोजे आलम ने कहा कि जब हम बैंक में पहुंचे तो एक काला जैकेट और पीला टी-शर्ट वाले व्यक्ति ने रेकी की। उसके बाद जब हम पैसे निकालकर बैंक से बाहर जा रहे थे, उसी दौरान पैसा छीनकर फरार हो गए। घटनास्थल पर टाउन एसपी अवधेश दीक्षित भी पहुंचे। बैंक अधिकारियों से इसकी जानकारी ली। काजी मोहम्मदपुर के एसआई राजपत ने बताया कि सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए कि रोजे भाई का जो पैसा छिनाया, क्योंकि रोड क्रॉस भी नहीं किए थे, रोड के इसी पार थे, बैंक का सीधे उतरे और जो है वो आवाज लगा कि पैसा लेके मेरा भागा। तो हम चूंकि सामने दुकानदार है तो हम भी दौड़े, पकड़ने का प्रयास किए, लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि उसने जो है पीछे जो पलटा ना, तो हम लोगों को लगा कि शायद बंदूक चलाएगा, इसकी वजह से हम दोनों आदमी रुके, वहां पर तीसरा कोई नहीं था। और जो अपाची पल्सर गाड़ी था, जो ड्राइव कर रहा था फुल हेलमेट पहने हुआ था, ब्लैक कलर का जैकेट था, जो पीछे बैठा हुआ था उसका फेस बिल्कुल ओपन पीला कलर का जैकेट था। हाईवे रोड में मकान है, घर से हम एक चेक लेके पैसा निकालने के लिए आए थे 11:56 में, और इसी कैंपस के बैंक के कैंपस के पीछे मेरा गेट का दुकान है। हाँ, चेक बजा कर यहाँ से हम जैसे यहाँ से निकले, हाँ चेक निकले तो नीचे 2 अज्ञात आदमी खड़े थे, हाँ, और बायां हाथ में झपट्टा मारा और निकल गया। अभी हम बैंक में आए हैं, तो हम आए हैं 54 में, और यहाँ से फिर आने के बाद 12:07:40 में एक आदमी पीला रंग का जैकेट पहन के आते हैं, उसी के साथ में एक काला जैकेट वाला आता है 8 मिनट में, 1 मिनट के बाद, और वो रेकी करता है, यहाँ पर रेकी करता है। उसके बाद वो 12:11 के आसपास दोनों उतर जाता है। रुपया का छीनते की घटना घटी थी, सूचना हमको प्राप्त हुई है। हम लोग कंसर्निंग बैंक में आकर के जांच पड़ताल कर रहे हैं, सीसीटीवी का अवलोकन कर रहे हैं, उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति पाए जा रहे हैं। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, विशेष हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद हम लोग कितना का रकम इनका रकम 5 लाख रुपया बताया जा रहा है, और इनका हम विड्रावल भी देखें तो उनका 5 लाख रुपया की निकासी बताई जा रही है। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के चक मोहम्मदपुर गांव में महिला कांस्टेबल का शव फंदे से लटका मिला और पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के चक मोहम्मद में बिहार पुलिस की महिला कांस्टेबल का फंदे से लटका शव मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अय्यरपुर थाने की पुलिस। मृतका पटना डीटीओ में कार्यरत थी। परिजनों ने बताया कि पिछले शनिवार को घर आई थी और आज सुबह 10 बजे मार्केट भी गई हुई थी। मृतका की मां लक्ष्मी देवी ने बताया कि आज दोपहर में हम सभी घर के पीछे थे। उसी दौरान घर के एक बच्चे ने बताया कि कंचन दी फांसी से लटकी हुई है, जिसके बाद हम लोग आए तो देखे। वही मृतका की बड़ी बहन चांदनी कुमारी ने बताया कि मेरी बहन का कटरा थाना क्षेत्र के सुमन कुमार के नाम के लड़के के साथ बराबर बातचीत चलता था। यह दोनों कोचिंग के समय से ही फ्रेंड्स थे। मेरी बहन कंचन और सुमन दोनों शादी करना चाहते थे। लड़का राजी था, लेकिन लड़के के परिवार वाले राजी नहीं हो रहे थे, जिसके कारण इन दोनों के बीच काफी बहस हुई और आज दोपहर में फंदे से लटकी मिली कंचन। अय्यरपुर थाने की पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। हुआ था, हम घर पर थे तो पीछे अपना जमीन में कचरा साफ करते थे। हम आए हैं, तकरा बाद ये आई है तो मम्मी अभी तो नहीं है ले, हम कहली नहीं अभी नहीं है, लेट काहे हुआ। हम बहू के बोले हैं नीचे चाय बनाने के लिए, जब तक यहाँ नतियाबा आया है तो करा कंचन दीदी ऊपर लग के बाहर 10 बजे में खाना खाकर निकली है बाजार। अब उधर किससे कौन बात हुआ सो नहीं कहेंगे, मोबाइल सर के पास जमा हो गया, हम विशेष बात न बताएंगे। ताले आते हैं, काटते हैं, ताले
खत्म काम हो गया। पहले से कोई जैसे कुछ बोली थी, कुछ विवाद था? ऐसा कुछ नहीं बता रही थी सर, ऐसा कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन वह सुमन नाम का लड़का है, वही उससे बातचीत कुछ चलता था। अपना था। क्या करता है सुमन, क्या करता है? वो पता नहीं, मुझे क्या नहीं करता पता। है। कहाँ का सुमन? वो रामनगर का है। तो उसको हम बोले कि जे गार्जियन एटी होता तो शादी विवाह हो जाएगा, उसको गार्जियन एटी नहीं हुआ, शादी विवाह नहीं हुई। अच्छा, ये क्या करती थी? वो पता नहीं क्या। दीदी कंचन जी क्या? उसी का हमेशा लगातार कॉल आता था, ठीक है ना, मॉर्निंग में हो या इवनिंग में या किसी भी टाइमिंग किसी का कॉल आता था। लेकिन ये दोनों फ्रेंड्स थे, लेकिन आपस में शादी करना चाहते थे। इधर से सारे रोक रहे थे, लेकिन उधर एक्सेप्टेड नहीं होने के कारण ये ऐसा कदम उठाई है। लड़का पक्ष एक्सेप्ट नहीं कर रहा? लड़का एक्सेप्ट था, उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सुमन क्या करता है? नहीं पता वो क्या करता है। क्या नाम था लड़का का? सुमन कुमार, कहाँ का? रामनगर कटरा। ये कैसे जाना? ऐसे क्या मम्मी पीछे खेत में कमाई नहीं कर रही थी, करैया वाला पेड़ में हम कचरा चुन के जला रहे थे। उसके बाद ये सुने की फोन पे आई थी, हलाला का बाद झगड़ा हुआ कर रही थी, किसी से फोन पे ना बात कर रही थी, की कर रही थी। उसके बाद गेट बंद थे, की पता किया नहीं किया। हम सब आए लड़का हमको भांजा बोला है कि नीचे से देखे कि लटका लो, कोई कंचन जी करके लटका लो ना। हम चिल्लाए, तुम दौड़ के आने से आए, गेट तोड़े नहीं टूटा तो छत पे से कूद गए, हम पैर मोचा उड़ने से गए, फिर कोदारी से मार के पूरा गेट तोड़े, दोनों गेट तोड़े, दोनों कब जाए। अभी 11-12 बजे के यही कुछ है। आपको कब पता चला ये बात? हमको टाइम है, देखा सर, वही दोपहर का समय होगा। क्या कुछ हुआ, किसी विवाद था कि अभी है ना कुछ बता सर, मजाक। जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर तस्करों से 9 नाबालिग बच्चों को मुक्त करवाया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बाल श्रम के विरुद्ध बचपन बचाओ आंदोलन जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में डाउन यशवंतपुर एक्सप्रेस गाड़ी से तस्करी करके ले जा रहे 9 नाबालिग बच्चे बरामद किए। वहीं ट्रेन से बाल तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तीनों से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि डाउन यशवंतपुर एक्सप्रेस से बच्चों की मजदूरी के लिए बेंगलुरु से लाया जा रहा था। ये सभी बच्चे बेतिया मोतिहारी तरफ के हैं। रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बचपन बचाओ आंदोलन जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने ट्रेन की जांच की, जिसमें एक बोगी में सभी बच्चे संदिग्ध रूप में दिखे। जब सबसे पूछताछ हुई तो मामला समझ में आया। मौके से 3 बाल तस्कर को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये तीनों बेतिया और मोतिहारी इलाके के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ चल रही है। इनके अन्य लिंकेज खंगाले जा रहे हैं। सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर से बेंगलोर और साउथ इंडिया की तरफ जो है नाबालिग बच्चों को मजदूरी के लिए ले जाया जाता रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए बचपन बचाओ आंदोलन जो एनजीओ है, आरपीएफ और जीआरपी की टीम बना करके आज सुबह छापामारी की गई, जिसमें कि यशवंतपुर डाउन एक्सप्रेस जो है, इसमें साधारण डब्बे में जो है कुछ बच्चे जो है नाबालिग बच्चे, उनको देखा गया। संदिग्ध पाए जाने पर पूछताछ की गई तो सामने ये बात आई कि इन लोगों को बाल मजदूरी करवाने के लिए बेंगलोर के पास इरूवर करके एक जगह है, जहां पर बक्सा बनाने की फैक्ट्री में इनसे काम लेने के लिए इनको ले जाया जा रहा है। इस सिलसिले में 3 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो बेतिया और मोतिहारी के रहने वाले हैं। ये बच्चे भी आसपास के ही जिलों के हैं। बेतिया मोतिहारी के ज़्यादातर बच्चे हैं जो कि वहाँ मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। इस प्रकार इस 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन पर जो है आगे कार्रवाई की जा रही है। बच्चों के कल्याणार्थ चाइल्ड लाइन को उनको सुपुर्द किया जा रहा है ताकि वो उनके भविष्य के लिए अच्छा काम कर सकें। और इसमें जो है अभियान हम लोग लगातार चला रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी 9 बच्चों को रेस्क्यू करवाया गया था। इस तरह जो है हम लोग इसमें आगे भी अभियान चलाएंगे। और यही नहीं, जो हमारे जुरिस्डिक्शन में सारे थाना पड़ते हैं, रेलवे थाना, वहाँ पर भी इस तरह के अभियान चलाने की जो है हमने वहाँ पर कार्रवाई करी है, जिसमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह के जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, बाल श्रम और बाल मजदूरी करवाई जा रही है, उस पर लगाम लग सकेगी। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास भी है? आपराधिक इतिहास अभी तक सामने नहीं आया है। इसके बारे में संपर्क किया जा रहा है। उनके लोकल थाना से भी बात की जा रही है। रहने वाले कहाँ के? जो ट्रैफिकर हैं उसमें से 2 मोतिहारी के हैं और 1 बेतिया जिला का।
चंपारण से। सर, अक्सर दिखा जाता है कि मुजफ्फरपुर सेफ जोन के रूप में एक प्रकार से यूज कर लेते हैं, यहाँ से काफी ट्रैफिकिंग वगैरह देखा जा रहा है। यहाँ पर कार्रवाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोगों ने नवंबर महीने तक 48 बच्चों को रेस्क्यू करवाया था और इस महीने जो अभी तक 17-18 दिन बीते, इसमें हम लोग करीब 2 दर्जन बच्चों को और रेस्क्यू करवा चुके हैं। तो इस प्रकार लगातार अभियान चल रहा है। आमजनों से भी सूचना और सहयोग की अपील है। आप मीडिया कर्मियों से भी अपील है कि अगर इस तरह की कोई संदिग्ध वारदात दिखे जहाँ पर बच्चों को इस तरह से फंसा करके लुभावने ऑफर दे करके ले जाया जा रहा हो तो उसके बारे में भी बताएं। जीआरपी और आरपीएफ इस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। टिकट दलाल के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। हमने आपको सूचना पर भी गिरफ्तारी हुई। जी हाँ, एक सूचना मिली थी जिसके सत्यापन में हमने आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार को बोला था और जो मंडल सुरक्षा आयुक्त हैं उनको भी हमने खबर दिया था कि इस तरह की बात एक सामने आ रही है, जिस पर इन लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कल उस ट्रैफिकर को पकड़ा है जो नकली टिकट बना करके रेलवे को इस तरह से घाटा लगा रहे थे। तो इस प्रकार ये कार्रवाई अच्छी कार्रवाई हुई है जिसमें कि हम लोग आमजनों से और सूचना की अपील करते हैं। इस तरह के बिचौलिए जहाँ भी बैठे हैं उनको जरूर पहचान करिए और उनके बारे में बताइए। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने वेतन पर रोक लगाए जाने और आउटसोर्सिंग पर प्रोफेसर की नियुक्ति के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने से पूर्व गेस्ट हाउस से मार्च निकालकर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा, जहां मार्च सभा में तब्दील हो गई। सभा की अध्यक्षता महिपाल ओझा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए महिपाल ओझा ने कहा कि बिहार सरकार जानबूझकर शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। शिक्षकों को संगठन बनाने से रोकना सरकार का एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। आउटसोर्सिंग पर प्रोफेसर की नियुक्ति से क्लास का स्थिति बिगड़ सकता है। अभिषेक कुशवाहा ने कहा कि संजय कुमार सिंह बिहार विधान परिषद सदस्य समेत अन्य शिक्षकों को वेतन और पेंशन रोकना गैर कानूनी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अपर शिक्षा निदेशक और उच्च शिक्षा निदेशक को अविलंब बर्खास्त करे। जिला सचिव कंचन कुमार ने कहा, लगातार कैंपस की स्थिति बदहाल हो रही है। रोज रोज शिक्षा विभाग के फरमान से छात्र, शिक्षक और कर्मचारी में असंतोष से कैंपस में अराजकता का माहौल कायम हो रहा है। जुलूस प्रदर्शन में शम्स रजा, अमरनाथ, शुभम, बसंत, गौरव, इफ्तिकार, सूरज आदि छात्रों ने उपस्थिति दर्ज कराई। जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा पूरे हायर एजुकेशन का भगवाकरण किया जा रहा है, उस भगवाकरण के खिलाफ और उस भगवाकरण की कड़ी में राज्य एक तरफ बिहार में बिहार सरकार और राजभवन के बीच जो तनातनी चल रही है, इस तनातनी का नतीजा ये है कि बिहार के आधे से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वीसी स्थायी नहीं है। कई विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं उनको दो वीसी 3 जगह का वीसी का प्रभार किया गया। अभी देखिएगा, हाल के दिनों में अखबार के माध्यम से आपको भी पता चला होगा, अखबार में एक रिपोर्ट आई कि बिहार विश्वविद्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं जो 2 पद पे है, 3 पद पे, 1 पद से अतिरिक्त है, उनको हटा दिया जाएगा। अरे आप तो एक पद उस अधिकारी और पदाधिकारी को क्या हटाइएगा? आप तो वीसी को 2 जगह 3 जगह का वीसी बना के रखते हैं। आप तो हायर एजुकेशन को बिहार का जो राज्यपाल है अभी उस संघ का पूरा एजेंट है, उस शिक्षा के भगवाकरण के खिलाफ है। बिहार कहीं से भी देखिए, लगातार उच्च शिक्षा निदेशक नीतीश कुमार और उनके एक एजेंट है के पाठक जी, वो लगातार हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीच करके कुछ चिट्ठियां निकाल देते हैं। कभी कहते हैं कि शिक्षक संघ को हम की मान्यता रद्द कर दिए, कभी कर्मचारी संघ की मान्यता रद्द कर दिए, कभी अभी आप देखिए कि 3 दिन पहले अखबार के माध्यम से सबों के पास ये सूचना पहुंची होगी कि अब एजेंसी भर्ती करेगी प्रोफेसर की। अब एजेंसी जो है, जो कल तक गार्ड की भर्ती करती थी, जो कल तक इधर उधर भर्तियां छोटी मोटी करती थी, अब वो इस उच्च शिक्षा में प्रोफेसरों की भर्ती करेगी। तो बताइए कि जो प्रोफेसर निर्भीक होकर क्लास में पढ़ा नहीं पाएंगे, जिनको ये नहीं पता होगा कि मुझे अगला क्लास करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जब उनका ही रीढ़ का हड्डी मजबूत नहीं होगा तो वो कैसे छात्र और नौजवान जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की काबिलियत रखे, तो वो कैसे बोल पाएंगे? क्योंकि जब तक शिक्षक मजबूत नहीं होंगे तब तक छात्र नौजवान मजबूत होने की बात नहीं बनती है। इसी को लेकर के लगातार जो दुर्गा स्थान मंदिर परिसर में 15 दिनों तक चलने वाली भागवत कथा की शुरुआत की गई। दुर्गा स्थान मंदिर परिसर में श्री भागवत कथा की शुरुआत हुई। भागवत कथा 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी। इस भागवत कथा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। गोस्वामी पीयूष गिरी जी महाराज द्वारा भागवत कथा की पाठ की गई, जिसे सुनकर भक्त मंत्र मुग्ध हो गए।
श्री भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीला को दर्शाया गया। यह भागवत कथा प्रत्येक दिन 3:30 से प्रारंभ हो जाती है। दुर्गा मंदिर में आसपास के मोहल्लों के सैकड़ों लोग इसमें शामिल होते हैं। कोई हमारे संबंधी मर गए हो, फिर हमसे आकर कितना कुछ कहते हो, क्या हम आप जानते हैं? नहीं जान पाते, क्यों? हम अवस्था तो प्राप्त नहीं है, किंतु आज भी भागवत की भूमि पर ऐसे महात्मा मौजूद हैं जो हाथ में रखे हुए आंवला के समान जीवों की संपूर्ण नदियों को देख रहे हैं। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहां बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड, मिठनपुरा चौक के समीप UA एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। UA एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। कांडी थाना क्षेत्र के रिपोरा गांव के बगीचे में एक युवती का शव पेड़ से लटका मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गई। जिले के कांडी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब थाना क्षेत्र के रिपोरा गांव स्थित आम के बगीचे में एक युवती की डेड बॉडी मिली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कांडी थाने की पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवती की पहचान रूपवाड़ा की रहने वाली शवाना खातून के रूप में की गई है। युवती की लाश मिलने पर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कई लोग दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की बात कह रहे हैं। परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर शवाना का अश्लील वीडियो फैलाया जा रहा था, जिसको लेकर करजा थाना में भी आवेदन दिया गया था। उसके बाद कल शाम को किसी ने फोन कर शवाना को बुलाया। उसके बाद उसकी बेटी गायब थी और आज उसकी डेड बॉडी आम के बगीचे में मिली है। पूरे मामले पर कांडी थानेदार अरविंद प्रसाद ने बताया कि सभी बिंदुओं पर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और तकनीकी रूप से भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारण की सही वजह पता चल सकेगी। जो हो रहा था उसका वीडियो छोड़ रहा था, मोबाइल हैंग करके वीडियो छोड़ रहा था, अश्लील वीडियो छोड़ रहा था। हाँ, वीडियो छोड़ रहा था। उसके बाद जैसे कि कुछ दिन बंद कर दिया, फिर 2-4 दिन 8 दिन पहले से फिर छोड़ रहा था। कौन छोड़ रहा था? अब कौन छोड़ रहा था पता नहीं चला। वो दिया गया तो थाना में दिया गया, थाना में FIR किया गया था। वो 13 तारीख को हुआ। कौन आप किए थे? नहीं, हमारा लड़का किया था। अच्छा। और रात एकाएक जैसे कि कोई आदमी फोन से बुला करके, रिकॉर्डिंग उसका है, बुला करके आदमी की जान से मार दिया। कल रात में बुलाया गया? हाँ, कल ऐसा हुआ है 5:30 बजे शाम में। हाँ। क्या नाम था उनका? शबाना। पढ़ती थी? नहीं पढ़ती थी नहीं। कितना उम्र था उसका? वो है 17-18 होगा। मतलब कोई लड़का वगैरह फोन करके परेशान हाँ। करता था? कितना दिनों से परेशान कर रहा था? परेशान तो किया है, 3-4 महीना से परेशान किया हुआ है। आपको जानकारी था इस विषय में? जानकारी था, लेकिन हम लोग क्या करें। कहाँ के वो लड़का है? अब कहाँ के है कुछ पता नहीं। जब फोन नंबर देगा तब ना। वो आईडी से फोन कर रहा था, वो आईडी से फोटो भेज रहा था। आपकी बेटी की बातचीत होती थी उससे? नहीं, उससे बातचीत नहीं होती। वही जबरदस्ती फोन करता है? हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम गरीब आदमी क्या चाहे। इस घटना कैसे जानकारी मिला? जानकारी लोग जैसे कि देखा तो मर्डर होने के बाद जानकारी मिला, उससे पहले थोड़ी जानकारी मिल जाता है। कितना बजे पता चला? आपको कै बजे मालूम चला? वो है 2 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले। 2 घंटा पहले क्लास का टाइम था सर। सदापुर पंचायत का रेपुरा हाई स्कूल के बगल में आम का बगीचा है, जहाँ एक शबाना खातून उम्र लगभग 18 वर्ष है, उसका डेड बॉडी वहाँ मिला हुआ है। वो मूल रूप से रूपवाड़ा करजा थाना की रहने वाली है। कल से वो मिसिंग थी। यहाँ उसका डेड बॉडी मिला है लगभग 12:30 बजे के आसपास। गले पे उसका निशान है जिससे उसकी हत्या की बात बताई जा रही है। उसमें डॉग एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया था, वो जांच कर रहा है। इन्क्वेस्ट बना के और उसका पोस्टमार्टम के लिए एसके से हम लोग भेजे हुए हैं। आगे परिजनों से बात कर रहे हैं आवेदन मिलने पर, और हमारे तकनीकी रूप से जो भी चीज तथ्य सामने आएंगे प्राथमिकी दर्ज कर अगला कार्रवाई इस पर की जाए। सर, इसमें मामला बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि सोशल मीडिया पे एक बात इसमें आ रही है कि सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले कुछ इसका तस्वीर वायरल हुआ था करजा थाना में। तो परिजनों को कहना है कि हमने करजा थाना को सूचित किया था, लेकिन इस संदर्भ में हमको जानकारी विशेष अभी तक नहीं है, लेकिन ये बात सामने उसमें आई हुई है। इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त करके इस संबंध में जो भी जानकारी होगा उसको इस केस को इंक्लूड किया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाए।
पोखर राधा कृष्ण राम मंदिर में विवाह पंचमी को भगवान राम सीता का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया गया। विवाह पंचमी को लेकर साहू पोखर राधा कृष्ण राम मंदिर में राम सीता का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम मंदिर के पुजारी पंडित विकल्प कौशिक ने राम सीता का षोडशोपचार पूजन के उपरांत विधि विधान से महाश्रृंगार कर महाआरती की। साथ ही 501 दीप जलाए गए। प्रभात कुमार ने बताया कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम और मां जानकी का विवाह हुआ था। धार्मिक मान्यता है कि विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और मां जानकी की पूजा अर्चना करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हो या फिर विलंब हो रहा हो, उन्हें विवाह पंचमी के दिन व्रत रखना चाहिए और विधि विधान के साथ भगवान राम और माता सीता का पूजन करना चाहिए। इसी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। पूजन संपन्न होने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की विनती करनी चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, साथ ही योग्य जीवन साथी मिलता है एवं विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। साथ ही रामचरितमानस का पाठ करने से जीवन के सभी विकार दूर होते हैं। साहू पोखर राधा कृष्ण राम सीता बड़ा मंदिर में आज विवाह पंचमी को लेकर विवाह उत्सव मनाया गया। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को राम सीता जी का विवाह हुआ था, इसलिए आज इसको विवाह पंचमी कहते हैं। और खासकर जिनका विवाह नहीं हुआ हो, जिनके पारिवारिक जीवन में कष्ट आ रहा हो, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, उसे सीता राम के आज विवाह पंचमी व्रत त्योहार अवश्य करना चाहिए। इस दिन के रामचरितमानस का पाठ करने का भी अति विशेष लाभ है, जिसे लेकर आज राम सीता बड़ा मंदिर में भगवान राम सीता का पंडित जी के द्वारा षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत महाश्रृंगार किया गया और महाआरती की गई। साथ ही 501 दीप जलाकर विवाह पंचमी मनाई गई। नवयुवक समिति सभागार में कवि ब्रज किशोर प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर काव्य पाठ का आयोजन किया गया। कविवर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को नवयुवक समिति के सभागार में स्मृति पर्व मनाते हुए विचार गोष्ठी सह काव्य पाठ का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए साहित्यकार संजय पंकज ने बताया कि हर वर्ष कविवर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसमें उनके पुत्र डॉक्टर केशव किशोर के द्वारा जरूरतमंदों के बीच शॉल का वितरण किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि ब्रज किशोर प्रसाद सिंह को दीर्घ जीवन तो नहीं मिला, लेकिन कहा जाता है कि कविता किसी भी कवि की उत्तर जीवन होती है और वह कृति ही उन्हें कालजयी बनाती है। ब्रज किशोर प्रसाद सिंह भी कालजयी है। उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से दीर्घा जीविता मिला और आज उन्हें याद करते हुए हम उनके सम्मान में उनके लिखे हुए काव्य पाठों का स्मरण कर रहे हैं। हम लोगों के हर क्षण स्मरण में बसने वाले डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक साहित्यिक, आत्मीय, पारिवारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आयोजन है। हर वर्ष की तरह पहले उनकी जन्मभूमि बेरई में यह आयोजन हुआ करता था, जहां आम आदमी के बीच जो जरूरतमंद हैं, अभावग्रस्त हैं, जो सचमुच में पीड़ित हैं, उनके बीच उनके पुत्र डॉक्टर केशव किशोर के द्वारा लगातार चादर का वितरण किया जाता रहा है। वह सिलसिला अब भी है। ब्रज किशोर प्रसाद सिंह एक ऐसे रचनाकार के रूप में हमारे सामने हैं जो उत्तर छायावाद के अंतर्गत ही नहीं बल्कि स्वच्छंदतावादी धारा के महत्वपूर्ण कवियों में शुमार हैं। उनका सामीप्य महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, डॉक्टर केसरी कुमार और कलम के जादूगर श्री रामवृक्ष बेनीपुरी के साथ हुआ। जब रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बागमती कॉलेज की स्थापना की तो हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह की ही नियुक्ति उसमें की गई। यह दुर्भाग्य रहा कि वह महाविद्यालय चल नहीं सका, पक्षाघात के शिकार हो गए रामवृक्ष बेनीपुरी। लेकिन रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो पत्र लिखा है ब्रज किशोर पर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित
हुए हैं। दीर्घ जीवन उनको नहीं मिला, लेकिन कहा जाता है कि कविता जो है वह किसी भी कवि का उत्तर जीवन होती है और वह कृति ही उसे कालजयी बना देती है। तो उस दृष्टि से देखें तो ब्रजकिशोर सिंह जी भी कालजयी हैं। उन्हें दीर्घ जीवन नहीं मिला, किंतु उनको यश मिला, सम्मान मिला और अपनी रचनाओं के माध्यम से दीर्घ जीविता मिली। तब न हम आप सब यहाँ इकट्ठे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। कहा जाता है कि हर कदम दूर ये मंजिल है नुमाया मुझसे, हर कदम दूर ये मंजिल है नुमाया मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे बयां वा मुझसे। तो वो रफ्तार में थे, उस छोटे से जीवन में ही उन्होंने बहुत से। पुरानी गुदरी से प्रभात सिनेमा चौक तक शौच मुक्त करने को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर आयोग को ज्ञापन सौंपा। पुरानी गुदरी प्रभात सिनेमा के स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने नगर आयुक्त को खुले में शौच पेशाब से मुक्ति के लिए दिया आवेदन। स्थानीय निवासी संजय रजक ने बताया कि पुरानी गुदरी प्रभात सिनेमा चौक पर लगभग सैकड़ों दुकानें हैं, पर यहाँ पर एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है, जिसके कारण लोग पुरानी गुदरी शनि मंदिर के रास्ते में एक निजी घर पर खुले में शौच पेशाब करते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही हर शनिवार को लगभग हजारों की संख्या में भक्त इस शौच पेशाब के रास्ते से गुजरकर पूजा पाठ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आज स्थानीय निवासी एवं दुकानदार के सहयोग से एक आवेदन के माध्यम से नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर को आवेदन देकर ई टॉयलेट व वाटर एटीएम की मांग की गई है। मौके पर अशोक, राजू पटवा, सुरेंद्र शाह, प्रिंस, रमेश, बबलू उपस्थित थे। पुरानी गुदरी रोड में भगवान शनि भगवान का मंदिर, उसके आगे अर्धनागेश्वर नाथ मंदिर है, बाबा गरीबनाथ मंदिर है। यही रास्ता होकर सभी लोग गुजरते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पेशाब करने के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। पूरे पुरानी बाजार से लोग आते हैं, साहू रोड से आते हैं लोग ये यहाँ पेशाब करने के लिए, और पूरा रोड पर जो है कि नहीं बहता है पेशाब, उसी को धंगारते हुए भगवान को दर्शन करने लोग जाते हैं और बहुत ही बदबू देता है, यहाँ पर रहना मुश्किल है। तो हम तो कहेंगे कि जो है कि नहीं, हमारे मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त साहब हैं, ज़रा सा इसको इंक्वायरी कराकर जो है एक चलन शौचालय का जो है व्यवस्था करा देते हैं और बाथरूम करने के लिए कोई व्यवस्था करा देते हैं। स्त्री ये कि पुरानी गुदरी प्रभात सिनेमा चौक के पास लगभग सैकड़ों दुकान है, पर बहुत दुख की बात है यहाँ पर एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं होने के कारण लोगों को खुले में ही पेशाब करना पड़ता है। और इसी रास्ते में दो दो शनि मंदिर है। हर शनिवार को हजारों की संख्या में लोग पूजा पाठ करने इस मंदिर में आते हैं, पर लोग को मजबूरी में इसी पेशाब के रास्ते से गुजर कर पूजा पाठ करने जाता है, जो कि बहुत दुखद है। आज मैंने एक आवेदन के माध्यम से मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त को आवेदन सौंपा है और इससे मांग की है कि जल्द से जल्द इस जगह पर एक बार आकर निरीक्षण करें और साथ ही इस जगह पर एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह है कि यहाँ पे जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पेशाब खाना नहीं है, न यहाँ पे शौचालय है, न यहाँ पे पानी है, और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। काहे कि हर शनिवार को शनि मंदिर बगल में है, हर शनिवार को हजारों की हजार संख्या में माँ बहनें भाई सब आते हैं यहाँ, और मतलब कि अच्छा नहीं लगता है यहाँ। अरे भैया, समस्या तो बहुत सारा है, पानी का समस्या है, पेशाब का समस्या है, धूल का समस्या है। अभी नाली बना है तो इतना न धूल उड़ता है कि यहाँ पे रहना मुश्किल है। हाँ, मास्क लगा के लोग को रहना पड़ रहा है। हाँ, और सबसे बड़ा समस्या पेशाब करने का, यहाँ पे एक भी ना शौचालय है, ना पेशाब खाना है। अब क्या बताएं आपको, पेशाब करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से, पुरानी गुदरी रोड है, पुरानी गुदरी रोड है, लोग पूरा सोनार पट्टी से लोग आता है पेशाब करने के लिए, इधर पूरा पुरानी बाजार से लोग आता है पेशाब करने, इधर साहू रोड से लोग आता है पेशाब करने के लिए, सुकुल रोड से लोग आता है पेशाब करने के लिए, कहीं कोई व्यवस्था। श्री शाकंभरी परिवार द्वारा 5 से 7 जनवरी तक श्री शाकंभरी माता जी के महाकुंभ का आयोजन करेगी। कुल देवी की पूजा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से श्री शाकंभरी परिवार के द्वारा मुजफ्फरपुर में 7 दिवसीय श्री शाकंभरी माता जी का महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए शाकंभरी परिवार ने बताया कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक माता का महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 4 दिवसीय जन जागरण प्रभात फेरी के द्वारा की जाएगी। 5 जनवरी को
श्री सत्यनारायण अतिथि भवन से निशान शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली जाएगी एवं भक्तों के द्वारा निशान अर्पण किया जाएगा। 6 जनवरी से मुजफ्फरपुर क्लब में श्री शाकंभरी माता जी के कीर्तन का महाकुंभ देश विदेश से सुप्रसिद्ध भजन प्रवाहकों के द्वारा किया जाएगा। 7 जनवरी को आचार्यों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का सामूहिक पाठ होगा एवं शाकंभरी माता मंगल पाठ का भी आगाज होगा। इस कार्यक्रम में नागपुर से पधारे उज्जवल खाकोलिया, कोलकाता से डॉली अग्रवाल अन्य की हाजिरी लगेगी। इससे पहले यह आयोजन देवघर, टाटा, मधुपुर, भागलपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मोतिहारी एवं वीरगंज जैसे शहरों में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। मैं एकता अग्रवाल शाकंभरी माता महामंगल से कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैं पुष्पा शाह यहाँ की शाकंभरी देवी माता के संरक्षण में 7 दिवसीय शाकंभरी माता का कुंभ आयोजन दिनांक 1 जनवरी दिन सोमवार से 7 जनवरी दिन रविवार तक किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत 4 दिवसीय जन जागरण प्रभात फेरी के द्वारा की जा रही है, जो विभिन्न मोहल्लों से होते हुए आप सभी धर्मावलंबियों के घर तक संपर्क साधने का काम करेगी। 5 जनवरी दिन शुक्रवार को श्री सत्यनारायण अतिथि भवन से निशान शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए श्री सत्यनारायण मंदिर स्थित माता शाकंभरी मंदिर के पहुंचेगी एवं भक्तों के द्वारा निशान अर्पण किया जाएगा। 6 जनवरी संध्या 4 बजे से मुजफ्फरपुर क्लब में श्री शाकंभरी माता जी के कीर्तन का महाकुंभ देश विदेश के सुप्रसिद्ध भजन ग्राहकों के द्वारा किया जाएगा। 7 जनवरी दिन रविवार को सुबह 7:30 बजे से आचार्यों के द्वारा दुर्गा सप्तशती या सामूहिक पाठ होगा एवं दोपहर 12:15 बजे से शाकंभरी माता महामंगल पाठ का आगाज होगा और इस कार्यक्रम के में नागपुर के से पधारे उज्जवल खाकोलिया, मुरारी अग्रवाल श्री शाकंभरी भक्त मंडल मुजफ्फरपुर का कार्यकारिणी सदस्य। ये महामंगल जो है मुजफ्फरपुर में 1 जनवरी से होने जा रहा है। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है। ये मुजफ्फरपुर का में होने वाला 17वां, पूरे भारतवर्ष में ये 17वां महामंगल है जो कि मुजफ्फरपुर में आयोजित किया गया है। इसके पहले देवघर, टाटा नगर, मधुपुर, भागलपुर, भागलपुर, खगड़िया, वीरगंज, मोतिहारी जैसे कलकत्ता जैसे कई शहरों में सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और इस कार्यक्रम की सांकेतिक शुरुआत 1 जनवरी को से 4 जनवरी तक प्रभात फेरी जन जागरण के द्वारा शुरुआत की जाएगी और 5 जनवरी को माता का भव्य निशान शोभा यात्रा निकलेगा जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस सत्यनारायण मंदिर स्थित माता शाकंभरी को अर्पण किया जाएगा भक्तों के द्वारा। 6 जनवरी को सुबह। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।